हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, कल हम लोगों ने शुरू किया था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज। करंट अफेयर्स जो आपकी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो चुकी है, घटनासार अर्धवार्षिकी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर जो हम लोग क्लास कर रहे हैं वो घटनासार अर्धवार्षिकी जो आपकी जनवरी 2024 से जून 2024 तक का करंट अफेयर्स है, इसके हमारी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं। जैसे हम लोगों ने पिछली बार बनाए थे 11 फरवरी एग्जाम और 17 मार्च को जो एग्जाम था यूपीपीसीएस का, और बहुत ही बेहतर सीरीज थी। उसमें से आपके आरओ में काफी प्रश्न डायरेक्टली आ चुके थे, और यूपीएससी जो 15 जून को हुआ था वहां से भी 6-7 से ऊपर प्रश्न डायरेक्टली इस नोट से आए थे। और इसी बार हमने फिर से ये सोचा कि क्यों ना पूरी बुक की जगह उसकी जो समराइज है, हर एक टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं, इनको यूपीपीसीएस और आरओ के लिए जरूर इसको कवर किया जाए। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करके जाना। पहली वीडियो इसकी ऑलरेडी कल आ चुकी है और आज हम लोग करेंगे इसकी सेकंड वीडियो। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग नेशनल घटनाक्रम को पढ़ रहे हैं। और जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें ये पता है कि इस पीडीएफ और इस क्लास की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उन्होंने जब 11 फरवरी को पेपर दिया था आरओ का, जो कि पोस्टपोन हो गया, मतलब लीक हो गया पेपर, और यूपीएससी का पेपर दिया था, तो बहुत ही सारे क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली आ गए थे। तो घटनासार मैगजीन अच्छी है, साथ ही साथ आई दृष्टि जब आ जाएगी सितंबर लास्ट में, तो हम उसकी भी क्लास को एक नोट डाउन बना के, यानी कि पिन पॉइंटेड चीजों को बना के उसकी भी कवर करा देंगे। और इसकी पीडीएफ अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको पेड मिलेगी, बाकी क्लासेस आपको फ्री रहेंगी यूट्यूब चैनल पर, आप वहां से भी देख सकते हो। अदरवाइज इसकी वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर लेना, वहां पर सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी इस पीडीएफ की। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल घटनाक्रम को। और कल हम लोगों ने 16 टॉपिक कवर कर लिए थे, और बचे हुए लगभग 14 से 15 टॉपिक आज की क्लास में कंप्लीट होते ही नेशनल आपका कवर हो जाएगा। कल की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है, और उसमें जो भी एग्जाम ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी हमने डिस्कस किया था। क्योंकि यहाँ पे एक फायदा हो जाता है कि पूरी बुक में जो अननेसेसरी पार्ट दिया होता है, जो कहानी के तौर पे दिया होता है, जो आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप उसे न चाहते हुए पूरा पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं, जिससे समय ज्यादा लगता है। और यहाँ पे नोट्स के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से मैक्सिमम 10 से 12 क्लासेस होंगी, पूरे नोट्स आपके कवर हो जाएंगे, और क्लास आपकी 40 to 45 मिनट की रहेगी। तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा कि महाराष्ट्र का पहले संविधान पार्क का उद्घाटन, अर्थात जो महाराष्ट्र में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है, ये महाराष्ट्र में किसके द्वारा शुरू किया गया और इसके क्या उद्देश्य थे, इसको अगर हम देखें तो 29 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया। कहां पर किया गया है? पुणे में किया गया है। और इसे किसके द्वारा तैयार किया गया? अगर इसके तैयार करने वाले समूह का नाम पूछा जाए तो एक तो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, अर्थात भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, और दूसरा आपका एक ग्रुप है जिसको कहते हैं पुनीत बालन ग्रुप। इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। तो पहली चीज आपने ये देखी कि संविधान पार्क कहां डेवलप हुआ? महाराष्ट्र के पुणे में। और दूसरी चीज कि इसको तैयार किसने किया है? तो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने इसको तैयार किया है। यह भारतीय संविधान के मूल्यों के प्रति एकता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय संविधान के आदर्श होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, जो उद्देश्य होता है, उनके प्रति जो है एकता, उनके मूल्यों के प्रति जो प्रतिबद्धता हमारी होती है कि हम उनके मूल्यों का पूरा करने का प्रयास करें, चाहे हम समाज के हिस्से हों या सदस्य हों या फिर सरकार या प्रशासन के हिस्से हों, उनका पालन करें। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पार्क में भारतीय संसद की प्रतिकृति पर राज चिन्ह वाले 3 सिंहों की प्रतिकृति भी देखने को मिलती है, और इसी परिसर में संविधान के नागरिकों के 11 कर्तव्यों की जानकारी भी मिलती है। अब यहाँ पे क्या प्रश्न हो सकता है? हालांकि बहुत डीप तो प्रश्न नहीं बनेगा, इतना ही पूछ लेगा कि भाई भारत में संविधान पार्क की अभी हाल ही में उद्घोषणा की गई या उद्घाटन किया गया, किस राज्य में हुआ या किस जिले में हुआ। अगर बहुत ज्यादा आगे जाके पूछेगा तो इतना ही पूछ लेगा कि संविधान के कौन से प्रोविजन का वहां पे वर्णन किया गया है, तो मूल कर्तव्य हो जाएगा आपका। और भारत का पहला संविधान उद्यान जयपुर यानी राजस्थान में स्थापित किया गया था। तो ध्यान से समझ लो, भारत का जो पहला था वो जयपुर राजस्थान में था, और इस बार जो आप पढ़ रहे हो महाराष्ट्र का है। अब इसी तरीके से हम अगले पॉइंट को देखते हैं, तेंदुआ रिपोर्ट की बात करेंगे। ध्यान देना, तेंदुए को इंग्लिश में लेपर्ड कहा जाता है। हम यहाँ पे बाघ गणना नहीं कर रहे हैं, टाइगर रिपोर्ट हम अलग से पढ़ लेंगे, यहाँ पर हम लेपर्ड की बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा 29 फरवरी 2024 को प्रस्तुत
स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड्स या लियोपार्ड्स इन इंडिया 2022 शीर्षक वाली तेंदुआ गणना रिपोर्ट में देश में तेंदुओं की संख्या 2022 में जो 13,874 आंकलित की गई है। अब यहां पर आपको सोचने वाली बात होगी कि सर 2024 चल रहा है और हम पढ़ रहे हैं इस समय, तो ये जो रिपोर्ट आई थी पूरे 2023 में कैलकुलेटिव कर दी गई थी सारी चीजें और प्रस्तुत की गई थी 2024 में, फरवरी 2024 में। और ध्यान से समझना कि इसमें जो भी डाटा दिया गया 2018 से लेकर 2022 के बीच में जो चेंजेस हुए हैं, फिर फाइनल कंक्लूजन दिया गया। जिस प्रकार से बाघ की गणना हम लोग करते हैं हर 4 साल पे, ठीक है, उसी प्रकार से लेपर्ड्स की भी गणना अर्थात कि तेंदुए की भी गणना 4 साल में करते हैं। तो यहां पर पहले हमें यह भी देख लेना होगा 2018 से 2022 में जो इंक्रीमेंट हुआ, जो वृद्धि हुई है 2018 की तुलना में 2022 में 7.95% की वृद्धि हुई है। तो डायरेक्टली प्रश्न यह भी पूछ लेता है कि भाई तेंदुए किस राज्य में सबसे अधिक है, या फिर यह भी पूछ लेता है कि तेंदुओं में जो वृद्धि हुई है 2018 की अपेक्षा 2022 में कितने प्रतिशत हुई। तो 7.95 या अप्रॉक्स आपको एग्जाम में 8% भी देखने को मिल सकती है। तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या की अगर हम बात करें तो 8,820 मध्य भारत व पूर्वी घाट में स्थित है। ध्यान से समझना, मध्य भारत और पूर्वी घाट में मुख्य रूप से गुजरात का क्षेत्र आता है, राजस्थान का क्षेत्र आता है और साथ ही साथ आपका एमपी आता है, छत्तीसगढ़ आता है। इन सभी के साथ जो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट नहीं, पूर्वी घाट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर सबसे अधिक तेंदुए पाए जा रहे हैं। तो टोटल हमने जो तेंदुए पढ़े अभी 13,000 कुछ कितने थे, 13,874, और उसमें से लगभग से आधे से अधिक आपको तेंदुए मध्य भारत और पूर्वी घाट में मिलेंगे। तो इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट रहेगा कि 2022 में जो राज्यों के अकॉर्डिंग किसकी जनसंख्या कहां पर अधिक, तो अगर इसे आप देखोगे तो एमपी के अंतर्गत 3,907 सबसे अधिक तेंदुए देखने को मिले। दूसरा महाराष्ट्र होगा जहां पे 1,985 देखने को मिलेंगे, और तीसरा आपका कर्नाटक होगा जहां पे 1,879 देखने को मिलेंगे। चौथा आपका तमिलनाडु हो जाएगा 1,070। और अगर हम यूपी के सापेक्ष बात कर ले, हालांकि यूपी 5 नंबर पे नहीं है, लेकिन फिर भी यूपी में तेंदुओं की संख्या कितनी है, 371। अब यहां पे याद करो जरा बाघों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो बाघ हमारे यूपी में कितने थे, पहले 171 थे जो 205 हो गए थे बढ़ के, अभी 2022 की जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो यहां पर बाघ यानी टाइगर तो होगा 205, लेकिन हमारे यहां जो लेपर्ड्स थे अर्थात जो तेंदुए थे वो यूपी में 371 हैं। और एमपी में सबसे अधिक तेंदुए हैं और सबसे अधिक ही बाघ भी है, 784 के आसपास बाघ पाए गए थे एमपी में जो वृद्धि हो गई थी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मध्य प्रदेश आपका बाघ और तेंदुए दोनों की संख्या में सर्वाधिक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगले पॉइंट की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। जो सेला सुरंग है जो कहां बनाई गई है, अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई है, और इसको भारत की सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा मिल चुका है और इसको इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के नाम से जाना जाता है। तो क्या है ये सुरंग, कहां पर स्थित है, किसने बनाया और ये पुरस्कार क्या है, ये 4 फैक्टर यहां से निकल कर आते हैं जो आपको इस घटनाक्रम के बारे में पता होना चाहिए। सेला सुरंग जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन अर्थात कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा समुद्र तल से 13,000 की फीट से अधिक ऊंचाई पर किया गया। जो हमारे भारत का जो कोई भी स्थल खंड की ऊंचाई जब मेजरमेंट की जाती है तो समुद्र तल से की जाती है। कमेंट सेक्शन में बताना कि समुद्र तल से कौन से पॉइंट को लोकेशन किया जाता है जहां से हम समुद्र तल की हाइट को मेजर करते हैं। हिंट दे देता हूं, विशाखापट्टनम पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। जैसे जितने भी रेलवे स्टेशन देखते हो तो उन पे नाम लिखा होता है हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, और नीचे एक कोने में लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो ये चीज आपको बतानी है। तो यहां पे आपने देखा कि सेला सुरंग का निर्माण किसने किया, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या सड़क संगठन जो होता है सीमा सड़क संगठन, और 13,000 फीट की ऊंचाई पे किया है। मई 2024 में इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा आधिकारिक रूप से भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में इसे मान्यता मिल चुकी है। तो ये पुरस्कार कहां का है, इंग्लैंड का है, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर। फिर और आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में अगर बात करते हैं तो यहां पे मोदी जी के द्वारा 9 मार्च 2024 को सेला सुरंग का उद्घाटन कर दिया गया, और यह अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा चारिंद आर तवांग सड़क पर सेला दर्रे के माध्यम से तवांग तक सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। तवांग कहां पे है, जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे उत्तरी हिस्सा माना जाता है, जो वहां पे तवांग एक जिला भी है जहां से डायरेक्टली आपकी चाइना तिब्बत की सीमा कनेक्ट होती है। तो ये सबसे उत्तरी हिस्सा माना जाता है, और यहीं से आप इस सेला दर्रे के माध्यम से तवांग तक सभी मौसम में, चाहे वो आपका सर्दी हो,
बरसात हो, सूखा हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, आपको यहाँ से सुरंगों से कनेक्टिविटी मिल जाएगी और आप सुरंग के माध्यम से तवांग जिले तक पहुंच सकते हैं। तो ये सेला सुरंग के बारे में करंट अफेयर्स था। अब होता क्या है कि आप जब पूरी किताब पढ़ रहे होते हो घटनासार को, वहां पे बहुत सारी चीजें डिटेल से दी होती हैं, जहां पे बहुत सारे पॉइंट्स अननेसेसरी होते हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना पड़ता है। फिर आप अंडरलाइन कर लेते हो, फिर जब दोबारा जब रिवीजन करते हो, तीसरी बार रिवीजन करते हो, तो ना चाहते हुए भी आपकी नजर उन लाइनों पे पड़ती है जो एग्जाम के लिए कोई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और इस वजह से आपकी मैगजीन का रिवीजन जल्दी नहीं हो पाता। जबकि हमारी टीम ने क्या किया, टोटल 21x2 अर्थात 21 दूना 42 पेजेस में आपकी 4 सेगमेंट कंप्लीट कर दिए, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी और यूपी। और जो बचा हुआ पार्ट है वो सेकंड पार्ट में जल्दी आपको अगले 4 से 5 दिन में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पॉइंट नंबर 20 है कि मराठाओं के 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किए हैं। अभी यूनेस्को के द्वारा प्रमाणन नहीं दिया गया, सर्टिफाइड नहीं किया गया, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा या इंडियन गवर्नमेंट ने यूनेस्को में जो मराठाओं के जो 12 किले थे उनको नॉमिनेट किया है कि आप इसे भी विश्व की धरोहर में शामिल कीजिए। तो बात कर लेते हैं, ये वही 12 मराठे किले जो शिवाजी के द्वारा भी जो है कि स्थापित किए गए थे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे कि भारत ने 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया। मराठा सैन्य परिदृश्य का ही हिस्सा होता है 12 किले की जो व्यवस्था की जाती है, क्योंकि ये जो 12 किले थे अर्थात जो 12 दुर्ग थे, ये मराठा साम्राज्य को बहुत बड़ी मात्रा में सुरक्षा प्रदान करते थे और कहीं ना कहीं उनके सैन्य परिदृश्य को प्रदर्शित करता था कि उनकी सेना की व्यवस्था किस तरीके से थी कि मराठा साम्राज्य को पूरा सुरक्षित किया जा सका था। क्योंकि हर वर्ष क्या होता है कि भारत सरकार के द्वारा यूनेस्को के पास एक लिस्ट भेजी जाती है कि इस बार आप हमारे इंडियन के अंतर्गत, भारत की अंतर्गत ये विश्व धरोहर में आप शामिल कर सकते हो। जैसे इससे पहले अगर आप देखोगे तो विश्व भारती शांति निकेतन को भी शामिल किया गया है, होयसलेश्वर के मंदिर समूहों को शामिल किया गया कर्नाटक के। तो हर साल इसमें एक लिस्ट भेजी जाती है। इस बार हमने मराठाओं के लिस्ट को भेजा है। नामांकन के जो 12 घटक महाराष्ट्र में हैं वो कौन कौन से किले हैं, जरा इनको नाम याद कर लो। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर पता रहना चाहिए। हो सकता है कोई 4 ऑप्शन यूज करके पूछ ले कौन कौन से हैं कौन से नहीं। जैसे सलेहर का किला, शिवनेरी किला, लोहागढ़ किला, खंडेरी किला, रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़, स्वर्ण दुर्ग, पनहाला, विजय दुर्ग और सिंधु दुर्ग तथा तमिलनाडु में जिंजी किला शामिल है। ध्यान से समझना कि महाराष्ट्र में जो टोटल 11 किले हैं वो कौन से हैं? सलेहर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पनहाला, विजयदुर्ग और सिंधु दुर्ग। और जबकि तमिलनाडु में एक किला ऐसा है जिसका नाम है जिंजी किला, और जिंजी किला बहुत ही फेमस किला माना जाता है मराठा साम्राज्य में। तो हो सकता है कि केवल ये 3 ऑप्शन उठा के और एक जिंजी किला रख के पूछ लेगा कि मराठा साम्राज्य में जिंजी किला किस जिले के अंतर्गत है, मतलब किस राज्य में है, या ऑप्शन दे देगा कि तमिलनाडु में कौन सा किला इसमें स्थित है। फिर आगे देखते हैं मराठा सैन्य प्रदर्शन या मराठा सैन्य परिदृश्य जो 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ, यानी कि 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में इसका विकास हुआ। मंत्रालय के अनुसार इन 12 किलों का नामांकन सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में किया गया है। ध्यान से समझना, सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में। और अभी तक जितने भी हमने विश्व धरोहर पढ़े हैं उसमें हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक विरासत की स्थल सूची को देखा जाए तो उसमें लगभग 7 विरासत स्थल शामिल है। अगर इसको भी एक नॉमिनेशन मिल जाता तो एक और संख्या हमारी बढ़ जाएगी। जबकि मिश्रित स्तर पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे करेक्ट कर लेना दोस्तों, सांस्कृतिक स्थल में देखिए 34 हो चुके हैं। ये 7 प्राकृतिक स्थल थे और जो मिश्रित वाला मैं बता रहा था वो कंचनजंगा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे वर्तमान में भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं, जिसमें शांति निकेतन वाला अलग है पश्चिम बंगाल का, और दूसरा जो मैंने आपको बताया कर्नाटक के होयसलेश्वर समूह, ये दोनों ऑलरेडी हो चुके हैं और इनके बारे में यूपीएससी ने भी प्रश्न 15 जून को पूछ लिया था। चलिए आगे देख लेते हैं हम अगले प्रश्न को। पॉइंट नंबर हमारा जो 21 है कि फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा। अभी तक हमारी शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत 6 भाषाओं को इसका दर्जा दिया गया है, और क्या क्या इसके मापदंड होते हैं, उन्हीं आधारों को या उन्हीं मापदंडों को पालन करते हुए फारसी भाषा को भी एक नई शास्त्रीय भाषा के रूप में हम दर्जा देने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए 15 जनवरी 2024 को तेहरान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी, के कस्तूरी रंगन थे, के तहत फारसी भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि
फारसी भाषा एक इंडो यूरोपियन भाषा है। कैसी भाषा है? इंडो यूरोपियन भाषा है। शास्त्रीय भाषाएं ऐसी भाषाएं होती है जिनका कम से कम 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना इतिहास होना चाहिए। कितना? लगभग 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना इतिहास होना चाहिए। और संविधान के अनुसूची 8 में वर्णित 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा ऑलरेडी दिया जा चुका है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे कि 2004 में तमिल भाषा को सबसे पहले भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 2004 में सबसे पहले किसको दिया गया? तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो तमिल भाषा के जो साहित्य हैं उनकी अपनी एक मौलिक कृति है, अपनी एक मौलिक भाषा है, उन्होंने किसी भी जगह से कोई उधार नहीं लिया है। दूसरा, 1,500-2,000 साल से पुरानी ये सभ्यता है जिसको आज भी बरकरार रखा गया इसकी भाषा को। ठीक इसी चीज को मान्यता प्राप्त करते हुए 2005 में संस्कृत भाषा का शामिल किया गया शास्त्रीय में, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को शामिल किया गया, और 2013 में मलयालम को, और 2014 में उड़िया भाषा को शामिल किया गया है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे 3 और भाषाओं के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 9 शास्त्रीय भाषाओं की बात हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 6 शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी, प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो यहां पर यह कोशिश की जा रही थी। तो इन तीनों भाषाओं का नाम जरा याद रख लेना। अब अगले प्रश्न की ओर देखें या अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। अगर हम लोग देखिए, अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अगला प्रश्न, तो इसका मतलब है कोई एक अगला पॉइंट है हमारा जो करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें डिस्कस करना है। जैसे उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं जो 2021-22 की समरी या 2021-22 की रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने 2021-22 के लिए उच्च शिक्षा पर नवीनतम अखिल भारतीय सर्वेक्षण जनवरी 2024 में जारी किया। कब का डाटा कलेक्ट किया गया? 2021-22 का कलेक्ट किया गया। एजुकेशन मिनिस्टर ने इसको शुरू किया, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, और जनवरी 2024 में जारी किया गया। किस नाम से जारी किया गया? तो अखिल भारतीय सर्वेक्षण, ठीक है, अखिल भारतीय सर्वेक्षण के नाम से, जिसमें भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया, अर्थात ऑल हायर एजुकेशन। अच्छा, हायर एजुकेशन किसे कहते हैं? जहां पर आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पीएचडी, इन सभी की पढ़ाई कंप्लीट होती है। फिर ग्रेजुएशन में आप चाहे बीटेक करिए, चाहे बीए करिए, चाहे बीबीए करिए, बीएससी करिए, बीकॉम करिए, कुछ भी आप कर सकते हो। जहां पे मास्टर कोर्स होते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री जो मिलती है, पोस्ट ग्रेजुएट जिसको हम कहते हैं, एमटेक करिए, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, ये सभी कर सकते हो। या फिर वहां पे डॉक्टरेट की डिग्री भी मिलती है, जैसे पीएचडी हो गया, एमफिल हो गया। तो ये सभी एजुकेशन जहां पर मिलती है उसे हम उच्च शिक्षा संस्थान या हायर एजुकेशन कहते हैं। और इस रिपोर्ट में हमने सभी हायर एजुकेशन को शामिल किया गया है, और इसकी जो फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का आयोजन 2011 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। अर्थात 2011 से ही इसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जा रहा है, और इस बार भी इसका आयोजन किया गया है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो क्या क्या डाटा हमारे सामने आता है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़, जो कि 28.4% तक हो गया है। कितना हो गया दोस्तों? 28.4% तक हो चुका है। फिर आगे देखते हैं सकल नामांकन अनुपात, यानी कि ग्रॉस, ठीक है, यहां पे अगर देखोगे ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो या उच्च शिक्षा में नामांकित 18 से 23 आयु वर्ग का जो प्रतिशत है वो 28.4% हो गया, क्योंकि माना जाता है कि 18 से लेकर 23 वर्ष के बीच का बच्चा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन में कंप्लीट कर चुका होता है। तो इनका रेशियो अब लगातार बढ़ रहा है, तो इतना नामांकन हमारे यहाँ है। तो यहाँ पे अब हम अगले पॉइंट की ओर चलेंगे कि मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक या अटल सेतु का उद्घाटन, ये बहुत चर्चा में रहा है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। यहाँ से उम्मीद है कि इस बार यूपीपीसीएस और आरओ दोनों में एक प्रश्न आने की संभावना है। तो याद रख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें हैं। देखिए, 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, MTHL इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया गया, और इसे आधिकारिक तौर पर अटल सेतु नहावा सुआ लिंक के रूप में जाना जाता है, जो देश में समुद्र पर बना सबसे लंबा सेतु पुल है। किस पर बना है? पहले तो ये आप जान लो, सबसे लंबा पुल है और ये समुद्र पर बना हुआ है। और इसका क्या नाम दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे अटल सेतु नहावा सुआ लिंक के नाम से इसको जाना जाता है। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह हार्बर लिंक लगभग 22 किलोमीटर का एक विशाल समुद्री पुल है। तो पहली चीज ये ध्यान रखना कि ये किसको जोड़ रहा है? मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ रहा है। और दूसरी बात, कितने किलोमीटर का? लगभग 22 किलोमीटर का, और समुद्री पुल है पूरी तरीके से। अब इसमें और भी नई बातें जान लो
तो यहाँ पे जो जानने वाली बात है कि अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल होने के साथ दूसरा लंबा समुद्री पुल है। दूसरा लंबा समुद्री पुल है, सॉरी दूसरा नहीं है, ये तो पहला ही है क्योंकि सबसे लंबा पुल यही है। यहां लिखा है कि अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ लंबा समुद्री पुल भी हो चुका है और यह लगभग 21.8 किलोमीटर, जिसे हम लोग 22 किलोमीटर कह सकते हैं, 6 लेन वाला पुल है, जिसकी समुद्र के ऊपर जो कुल लंबाई है वो है 16.5 किलोमीटर और जमीन पर जो लंबाई है 5.5 किलोमीटर। जैसे आप किसी नदी के ऊपर जब पुल को देखते हो तो दोनों छोर क्या होते हैं, दोनों तरफ के वो स्थल खंड से जुड़े होते हैं, तभी तो स्थल खंड से होते हुए हम समुद्र के ऊपर पुल पे चढ़ते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर स्थित है दोनों तरफ का मिला के, और बीच में जो समुद्र वाला एरिया आता है वो लगभग 16.5 किलोमीटर का है और 6 लेन का, ये याद रख लेना जरा अच्छे से। आगे बात करते हैं। इसका निर्माण 2018 में शुरू हुआ था और इस परियोजना में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें 3-4 बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। साथ ही साथ 1-2 बातें और याद रख लो कि यह हार्बर लिंक वाहनों को रोकने या धीमा करने की आवश्यकता के बिना टोल एकत्र करने की ओपन रोड टोलिंग यानी ORT पद्धति को अपनाने वाली देश की पहली परियोजना बन गई है। इससे पहले क्या था कि कोई ऐसी पद्धति नहीं थी जो बिना वाहनों को रोके हुए जो है कि टोल कलेक्ट किए बिना आगे नहीं जाने देती थी। चाहे आप फास्टैग का यूज कर लो, फिर भी आपको 1 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड अपनी गाड़ी के नंबर को स्कैन कराना होता था और उसके बाद ही हम आगे बढ़ते थे, या पहले जो ऑफलाइन हम टोल व्यवस्था देते थे, टोल शुल्क। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहां पे क्या है कि धीमा करने की आवश्यकता के बिना ही, यानी कि गाड़ी लगातार चलती रहेगी और जगह जगह पे यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, स्कैनिंग मशीन लगी हुई है और ये अपने आप ही आपका टोल काटते हुए चले जाएंगे। ठीक है। और इससे पूर्व असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल का निर्माण किया गया था, जो देश का सबसे लंबा पुल माना जाता था। लगभग 9 किलोमीटर के आसपास इस पुल को माना जाता था। लेकिन अब जो है कि कौन सा हो गया, ये हो गया मुंबई टर्मिनल, जो हार्बर लिंक आपने पढ़ा, ये हो जाएगा। तो इसमें 3-4 बातें जो याद थी कि कौन से समय में इसका उद्घाटन किया गया, 2019 में हुआ 12 जनवरी को। इसकी आधारशिला कब रखी गई, 2018 में रखी गई। 6 लेन का लेन है और लगभग 22 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। तो 2-3 बातें आप याद रख लेना। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की एक रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 11 जनवरी 2024 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें कितने शहरों का मूल्यांकन किया गया, 4477, यानी कि 4477 शहरों का इसमें मूल्यांकन किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में MP का इंदौर लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हो गया। तो यहां पे बात ध्यान रखने वाली है कि कितने शहरों का मूल्यांकन हुआ, 4477 का। कब इसकी रिपोर्ट जारी की गई, 11 जनवरी 2024 को। साथ ही साथ 1 लाख से अधिक जनसंख्या में जो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया वो इंदौर है, और ये पहली दूसरी बार नहीं बल्कि 7वीं बार ये इंदौर इस बार स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इस वर्ष इंदौर के साथ भी सूरत को भी यह शीर्ष स्थान मिला है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, 6 बार तक लगातार इंदौर की मोनोपॉली थी। एकमात्र वो ऐसा जिला बनता था जो सबसे स्वच्छ माना जाता था, परंतु इस बार इंदौर और सूरत दोनों को ही फर्स्ट रैंक दी गई है, संयुक्त रूप से दोनों को फर्स्ट रैंक दी गई है। और अगर हम बात करें 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में, तो 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में आपका सासवाड़ करके एक जगह होती है, जो जिला है सासवाड़ करके, जो महाराष्ट्र में है, ये पहले नंबर पे आता है, और पाटन आपके छत्तीसगढ़ में सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन कौन सी लिस्ट में, 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में। अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे स्वच्छ छावनी की बात करें, अगर 1 लाख से कम की बात करेंगे तो महू कैंट जो होता है ये सबसे स्वच्छ छावनी है, और देवलाली कैंट जो कि महाराष्ट्र में, ये आपकी दूसरे नंबर पे आती है। अब यहाँ पे गंगा शहरों की बात करें तो गंगा शहरों में यूपी के लगभग 4 शहरों ने धूम मचा रखी है, क्योंकि गंगा जो है कि यूपी, हरिद्वार मतलब उत्तराखंड, फिर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते 5 राज्यों से गुजरती है। लेकिन सबसे टॉप 5 में जो अवार्ड्स मिले हैं उसमें 4 जिले तो हमारे यूपी के ही हैं। देख लेते हैं कि 1 लाख से कम सबसे स्वच्छ गंगा शहर में, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है, जो लिखते समय थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा जा रहा था सबसे छावनी वाला, तो ये यहाँ पर भी लिख दिया गया। यहाँ पे 1 लाख से कम वाला कुछ भी नहीं है, ये 1 लाख से ज्यादा में ही जाएंगी, क्योंकि वाराणसी प्रयागराज में जनसंख्या 36 लाख तक है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि सबसे स्वच्छ शहर में जो रैंकिंग 1, 2, 3, 4 किसे मिली है, तो फर्स्ट रैंक पे आपको वाराणसी देखने को मिलता है, सेकेंड रैंक पे आपको प्रयागराज देखने को मिलेगा, और इसके बाद थर्ड रैंक भी हमारे बिजनौर को मिल जाती है, जहां से कौन सी नदी प्रवेश करती है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में।
तो यहाँ से आपकी राम गंगा भी प्रवेश करती है और साथ ही साथ हमारी गंगा नदी भी बिजनौर से ही प्रवेश करती है। चौथे नंबर पे हमारा यूपी से रैंक हट गया, जिसमें उत्तराखंड को एक रैंकिंग मिलती है हरिद्वार को। और फिर उसके बाद 5वें नंबर पे फिर हमारा कन्नौज आ जाता है। यानी टॉप 5 में 4 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा हुआ? पहले नंबर पे वाराणसी, दूसरे पे प्रयागराज, तीसरे पे बिजनौर और चौथे नंबर पे हरिद्वार हो जाता है। फिर 5वें नंबर पे कन्नौज हो जाता है। यहाँ पर भी इसको करेक्ट कर लेना। अगर आप लोगों के पास पीडीएफ आ चुकी होगी, अगर आप लोगों ने ली होगी और प्रिंट आउट निकाल लिया तो इसको जरा कट कर लेना। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो शीर्ष राज्य हैं, तो आप देखोगे महाराष्ट्र ने सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया। अब आप कहोगे कि सर पहली रैंकिंग तो इंदौर को मिली है, तो यहाँ पे शहरों की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे पूरे अप्रोच को ध्यान में रखते हुए राज्यों की बात की जा रही है। तो राज्यों में महाराष्ट्र को शीर्ष रैंकिंग मिलेगी, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ आता है। सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार इस बार महाराष्ट्र को मिला है। चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार दिया गया। जो सफाई मित्र होते हैं आपके, जिन सुरक्षा प्रदान की जाती है, सारे सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं जो वो आपके सीवेज वगैरह में या टैंक में उतर के सफाई करते हैं, तो इनको जो है कि सुरक्षा दी जाने के लिए जो टूल्स दिए जाते हैं, किट दिए जाते हैं, इस मामले में सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़ को पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर आप देखोगे कि वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान मिल गया। नोएडा यूपी को 5 स्टार शहर के रूप में सम्मानित किया गया, जो नोएडा यूपी का है। सबसे मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन गीत एक नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन को साकार करने के लिए या इसे और बेहतर निखारने के लिए, बेहतर करने के लिए इस बार इसके लिए गीत भी गाया गया, जिसका नाम है नया संकल्प नया प्रकल्प। और इसके गायक कौन है? कैलाश खेर महोदय। कौन है? कैलाश खेर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, 25 नंबर वाले पॉइंट पे, कि भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। तो एक्सपोसैट किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है, जो ब्लैक होल जैसी घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएगा। यही इसका उद्देश्य है। तो ध्यान से समझ लो कि एक्सपोसैट किसके लिए काम किया जा रहा है? ब्लैक होल से संबंधित जो भी जानकारी है ब्लैक होल की घटनाओं के बारे में, वो हमें प्रोवाइड कराएगा। और इसे लॉन्च जो किया गया है PSLV C58, PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे हम कहते हैं, जो हमारे इसरो का हॉर्स माना जाता है। यानी कि एक तरीके से इतना पावरफुल ये जो प्रक्षेपण यान है जो कभी भी असफल नहीं हुआ, या यूं कहें कि 1-2 बार अगर असफल हुआ, बाकी हमेशा इसने हमें सकारात्मक रिजल्ट ही दिए हैं। एक्सपोसैट का उद्देश्य होगा कि अंतरिक्ष में तीव्र एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना। जो आपकी एक्सरेज होती हैं, एक्सरेज, गामा रेज, वाई रेज होती है ना, अल्फा रेज वगैरह, तो जो एक्स रेज है उनके स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना है। और इस उपग्रह के माध्यम से भारत यूएसए के बाद ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के अध्ययन करने के लिए एक विशेष खगोल विज्ञान वेधशाला बनाने वाला दूसरा देश बन जाएगा दुनिया में। क्योंकि इससे पहले ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे, जो कि पल्सर होते हैं, न्यूट्रॉन तारे होते हैं, तो इनकी रिसर्च के लिए अभी तक केवल नासा ही काम कर रहा था। लेकिन अगर ये देखा जाए तो अब भारत हमारा दूसरा देश बन गया। और PSLV की 60वीं सफल उड़ान थी। कौन सी थी? 60वीं, 60 नंबर पे, क्योंकि कई बार इसने अपने चमत्कारिक जो है कि रिजल्ट दिए हैं, इसीलिए PSLV को इसरो का बहुत भरोसेमंद हॉर्स माना जाता है। अब आगे बात करेंगे एक और न्यूज के बारे में, जहां पे आप देखोगे पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता संपन्न हो गया। किसके किसके बीच? 28 जनवरी 2024 को MP, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच 75,000 करोड़ रुपए की संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक नदी परियोजना के लिए त्रिपक्षीय संबंध हो चुका है, यानी त्रिपक्षीय समझौता हो गया। तो यहां पर आपको देखना है कि जो पार्वती नदी हो गई, जो काली सिंध नदी हो गई, चंबल नदी हो गई, इनके बीच में कनेक्टिविटी दी जा रही है ताकि गर्मी में या सूखे मौसम में इन नदियों में पानी बना रहे। और देखा जाए तो MP, राजस्थान, ये 2 पक्ष हो गए। तीसरा पक्ष आपका केंद्र सरकार। अब आपसे क्या पूछेगा प्रश्न कंफ्यूज करके? पता है, आपको दे देगा कि 3 पक्षों में कौन कौन से राज्य शामिल है। MP, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आपको लगेगा कि चंबल यमुना की सहायक नदी है जो कि इटावा में आके मिल जाती है, तो जाहिर सी बात है कि यूपी भी इसमें शामिल होगा। बस यहीं पर आपसे एग्जामिनर गलती करवा लेगा। तो जो पॉइंट गलत हो सकते हैं जिन पॉइंट पे, वो भी मैं
मैं आपको बताते चल रहा हूं ताकि आप अपडेट रहना इस माइंडसेट से कि एग्जामिनर कहां आपको फंसा सकता है। तो एमपी और राजस्थान के लगभग 26 जिलों को लाभ प्राप्त होगा, जिसमें 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार इसका वित्तीय वहन करेगी। और केंद्र सरकार ने तो देखो लिख ही दिया ना कि 75,000 करोड़ का जो टोटल प्रोजेक्ट है उसमें 90% हम वहन करेंगे, बाकी जो 10% है वो राज्य सरकारें करेंगी, जिसमें एमपी और राजस्थान दोनों रहेंगी। आगे देखते हैं, पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है। ध्यान देना कि पेंच टाइगर रिजर्व दोस्तों 2 राज्यों में विस्तारित है, महाराष्ट्र में भी है और एमपी में, अलग अलग नहीं है, एक ही टाइगर रिजर्व है, बस इसका कुछ हिस्सा दक्षिणी मध्य प्रदेश में आता है और कुछ हिस्सा उत्तरी महाराष्ट्र में आता है, इसीलिए इसको पेंच टाइगर रिजर्व 2 हिस्सों में बांटा गया है। लेकिन जो महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व है ये भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया, जिसका उद्घाटन जनवरी 2024 में किया जा चुका है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखोगे कि जो महाराष्ट्र के हिस्से में आने वाला जो पेंच टाइगर रिजर्व है, यहां पर डार्क स्काई पार्क ओपन किया गया है। अगर यहां देखोगे पेंच टाइगर रिजर्व 2 राज्यों जैसे एमपी मतलब महाराष्ट्र और एमपी में स्थित है, यही चीज मैंने आपको बताई। अब यहां पर देखोगे कि डार्क स्काई पार्क कैसा क्षेत्र होता है, ये आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है और यह कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है, जो कृत्रिम प्रकाश वाले जो प्रदूषण होते हैं उनको सीमित करता है, कंट्रोल करता है। साथ ही साथ भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र हानले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला है, जो एक उच्च अस्थाई मतलब उच्च ऊंचाई वाला खगोल विज्ञान स्टेशन है और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा संचालित है। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर अभी आपने पढ़ाया कि भारत का ये पहला क्या है, पहला डार्क स्काई पार्क है। ध्यान देना ये पार्क अलग होता है, जबकि यहां जो पढ़ रहे हैं हम लोग जो हानले की चांगथांग क्षेत्र जो लद्दाख के अंतर्गत स्थित है वो आपका पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसको कंजर्व एरिया के रूप में देखा जाएगा, जहां पर आपके वेधशाला वगैरह स्थित है तो वो हानले के चांगथांग लद्दाख में आता है, लेकिन अगर पार्क की बात की जाएगी तो पेंच टाइगर रिजर्व में हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के सांगली जिले में नए अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व की घोषणा। चलिए यहां तक अगर हम लोग लगातार इस चीज को क्लास को कवर कर रहे हो आप मेरे साथ, तो वीडियो लाइक कर दिया करो दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी अधिक से अधिक शेयर किया करो। और इसकी पीडीएफ जो आपको लग रहा होगा, क्योंकि देखो 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास इस समय ये किताब अवेलेबल है, घटनासार अर्धवार्षिक की, जो इस समय जुलाई फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आ गई थी। लेकिन अगर आप पूरी किताब पढ़ रहे होगे और अगर मेरी ये क्लास देख रहे हो नोट्स की, तो आपको डेफिनेटली इसमें डिफरेंस दिख रहा होगा कि हाँ इसमें कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला या कितना बड़ा जो है कि चेंजेस देखने को मिला है। जहां किताब में आप लाइन टू लाइन हर चीज पढ़ रहे हो, वहां पे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारी चीजें आपको केवल और केवल शॉर्ट नोट्स में मिल रही हैं। तो आप इसकी पीडीएफ को भी परचेस कर सकते हो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से। अदरवाइज आप लगता है कि क्लास के साथ नोट्स बना सकते हो तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। टॉपिक पे आते हैं, महाराष्ट्र के सांगली जिले में नए अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व की घोषणा। महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2024 में सांगली जिले के अटपाड़ी क्षेत्र में नए संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की, और जिसका नाम अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व है। तो कहां पर स्थित है ये? महाराष्ट्र के अंतर्गत है। इसमें 3 प्रकार के वन क्षेत्र शामिल है, जैसे अर्ध सदाबहार वन, पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो अर्ध सदाबहार वन का मतलब हो गया जहां पे वर्षा लगभग 170 से 200 सेंटीमीटर के आसपास रहेगी, टेम्परेचर भी लगभग 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। साथ ही साथ पर्णपाती वन भी होंगे जहां पे 150 से 200 के बीच में वर्षा देखने को मिलेगी, जहां पे पत्तियां गिर जाती हैं, और शुष्क पर्णपाती वन भी देखने को मिलेंगे। तो ये 3 प्रकार के क्षेत्र इसमें देखने को मिलेगी। और अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व विभिन्न स्तनधारियों जैसे भेड़िया, सियार, हिरन, लोमड़ी, सीवेट, खरगोश और अन्य प्रजातियों के आवास को संरक्षित करना है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो पता है यहां से प्रश्न क्या बन जाएगा दोस्तों? सीधा एक प्रश्न बन जाएगा कि अभी हाल ही में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व जो है कि घोषित किया गया है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और आपको अटपाड़ी जैसा जो नाम है वो लगेगा भी कि साउथ इंडिया का नाम है, लेकिन साउथ इंडिया के 4 राज्य दिए ऑप्शन में, अगर 3 नॉर्थ इंडिया के देता तो हम एलिमिनेट कर सकते थे। तो यहां पर इस तरीके से सीधा प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर या पॉइंट नंबर 29 देखते हैं। अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी या जगमोहन रेड्डी भी आप कह सकते हो। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है जरा कमेंट सेक्शन बताना, चंद्रबाबू नायडू जी हैं या कोई और है, आपको याद है कि नहीं? फिलहाल तो जब आंध्र प्रदेश के सीएम जगमोहन रेड्डी जी थे तो इन्होंने
विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में 19 जनवरी 2024 को भीमराव अंबेडकर जी की 206 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा, ध्यान समझना, कांस्य यानी कि कांस्य की प्रतिमा का उद्घाटन किया और इसे सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी मूर्ति बताया गया, क्योंकि अंबेडकर जी सोशल जस्टिस में ज्यादा विश्वास रखते थे, क्योंकि वो अनुसूचित जाति से थे और उनके साथ समाज ने बहुत सारे बहिष्कृत वाले काम किए, बहुत सारा जगह उनका बहिष्कार किया गया। इसीलिए वो चाहते थे कि समाज में हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और सामाजिक न्याय की मूर्ति इसीलिए उनको कहा जाता है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस मूर्ति का निर्माण राम सुतार ने किया और इन्होंने ही सरदार पटेल जी की प्रतिमा का भी निर्माण किया। सरदार पटेल जी की प्रतिमा कहां पर है? गुजरात में साधु बेट द्वीप पर स्थित है। अब यहाँ पे आज का हमारा करंट अफेयर्स के अंतर्गत लास्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि हमारी करंट अफेयर्स की क्लास 40 to 45 मिनट्स की रहेगी, क्योंकि एक दो लोगों ने कमेंट किया कि सर इस क्लास को 1.5 घंटे के आसपास करके जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, जल्दी कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट टारगेट नहीं है, क्योंकि क्लास जब करंट अफेयर्स की है, जहाँ पे पूरा का पूरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कोई बेसिक बैकग्राउंड नहीं है इस सब्जेक्ट में आपका, तो ज्यादा लंबे समय तक आप क्लास करोगे तो बोर हो जाओगे। इससे बढ़िया है कि आप उतनी ही बड़ी क्लास करिए जितना आप डाइजेस्ट कर पाओगे। 40 to 45 मिनट एक एवरेज क्लास टाइमिंग होता है, जिसमें सारे टॉपिक आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते भी हो, समझते भी हो, ताकि दोबारा अगर आप उस वीडियो को देख के रिवीजन कर रहे हो तो आसानी से रिवीजन भी हो जाए, और अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो पीडीएफ भी आप उतने समय तक रिवाइज कर पाओ। तो यहाँ पे भारत का पहला ग्राफीन केंद्र की बात की जा रही है, ग्राफीन सेंटर। ग्राफीन क्या होता है? कार्बन का एक अपरूप होता है, जैसे फुलरिन होता है, ग्राफीन होता है, ग्रेफाइट होता है, तो उसी का एक रूप होता है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के पहले ग्राफीन केंद्र या ग्राफीन सेंटर का त्रिशूर केरल में स्थापित करने की घोषणा की है। कहां पे होगा? त्रिशूर में, और त्रिशूर कहां है? केरल में है। ग्राफीन कार्बन का एक अपरूपक है और साथ ही साथ ये विद्युत का एक अच्छा चालक। अच्छा चालक का मतलब क्या हो गया? ये विद्युत का सुचालक भी हो गया। फिर आगे देखिए, ग्राफीन सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड के साथ ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट की वैसे कोई खास आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको पहली चीज याद रहेगी, जो ग्राफीन सेंटर बनाया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, साथ ही साथ केरल सरकार के द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड के साथ तैयार किया जा रहा है। और इसमें क्या होगा? इसमें हम डेवलपमेंट को फोकस करते हुए इनोवेशन और कैपेबिलिटी पर फोकस करेंगे। और कहां पर स्थापित किया जा रहा है? त्रिशूर में। तो इसका सीधा प्रश्न क्या बनेगा यूपीपीसीएस में, आरओ में, कि अभी हाल ही में भारत के पहले ग्राफीन सेंटर को खोलने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई। एक तो ये बन सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, पहला स्टेटमेंट। दूसरा हो सकता है कि किस राज्य में ओपन करने की बात की गई या किस जिले में ओपन करने की बात की गई। यहाँ पे दो स्टेटमेंट हो जाएंगे और पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, कथन ए या कथन बी। तो यहां पर इस तरीके से प्रश्न बनेगा। तो ये हो गया आपका नेशनल करंट अफेयर्स कंप्लीट। दोस्तों, जितने भी टॉपिक दिए हुए थे, एक दो टॉपिक हमने स्किप कर दिया है क्योंकि वो यूजलेस लग रहे थे। आप चाहे तो उसे आप पढ़ भी सकते हो अगर आपके पास किताब है। अदरवाइज देखिए, सारे पॉइंट अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, किताब को ही रटना बेहतर होगा। नोट्स का मतलब होता है कि 95% टॉपिक आप कवर करिए, लेकिन उसको इस तरीके से कवर करें जिससे आपके एग्जाम में कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। एक दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही यूजलेस लगते हैं कि पुराने ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को, तो उसे छोड़ दिया जाता है। अगली क्लास आपको मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी अपडेट, पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहती है। और इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ घटनासार की आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना घटनासार करंट अफेयर्स के बारे में, तो वहां से आपको मेरी टीम सारी डिटेल दे देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।